हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दहेज पे बात करेंगे। जैसा कि ये बहुत ही संवेदनशील और समसामयिक मुद्दा है, दहेज। तो सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो एंशियंट टाइम में जो वैदिक युग है उसमें दिखाता है कि महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार होता था, क्योंकि पहले संपत्ति जो है उसमें सबसे पहले जमीन ही मानी जाती थी, जो चल संपत्ति में, जो अचल संपत्ति में आती थी। तो लेकिन धीरे धीरे जो है अब मध्यकाल में जाते हैं, जब तो मनुस्मृति में भी जिक्र मिलता है कि जो दहेज दिया जाता है और दुल्हन संपत्ति, दुल्हन जो है दूल्हे की संपत्ति मानी जाती है। और मनुस्मृति के ये जो दहेज और ये सब प्रथा जो थी वैदिक काल में, वो अपर कास्ट में या फिर ब्राह्मणी फैमिली में ज़्यादा फॉलो होती थी, और लोअर कास्ट में तो उल्टा उनको धन देकर शादी की जाती थी। जो महिलाओं से शादी करना चाहते थे वो महिलाओं को उल्टा धन दिया करते थे। लेकिन यहीं पे यदि हम मध्यकाल में चले जाते हैं, तो मध्यकाल में जो उसके बाद में जो ब्रिटिश एज आता है, ब्रिटिश एज में महिलाओं को संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन ये हमारे भारतीय समाज में ये ट्रेडिशन में रहा है कि चूंकि महिला की शादी होकर वो उसके परिवार का स्थानांतरण हो जाता है, इसलिए उस जमीन को बेचकर उसके पैसे को उसकी शादी में एक वैल्यूएबल कमोडिटी के रूप में दे दिया जाता है, और जो एक दहेज की प्रथा के रूप में चलन में है। तो चूंकि वर्तमान समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जमीन जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घटती चली जा रही है, तो लोग कैश में आ गए हैं, वैल्यूएबल गुड्स में आ गए हैं, बहुमूल्य वस्तुएं देने लगे हैं। तो वर्तमान समय की जो आधुनिक दहेज की परिभाषा है उसमें कोई भी बहुमूल्य महंगा सामान, नकदी या अचल संपत्ति दुल्हन के परिवार रिश्तेदारों की तरफ से शादी की शर्तों के अनुसार दिया जाता है तो वो दहेज कहलाता है। वर्तमान समय में दहेज एक अरबिक शब्द है जो अरब से आया है, और पूर्वी भारत में इसको जो है ऑन पॉट कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, और इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फिर इसके दहेज के परिणाम क्या हैं। दहेज के परिणाम हम इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में देख रहे हैं। जैसा कि सबसे पहला परिणाम, दहेज देने की डर से परिवार जो है अपनी लड़की को पढ़ाते नहीं है, शिक्षित नहीं करते हैं। दूसरा परिणाम, दहेज देने के डर से वो अपनी घर की जो लड़कियां हैं उनको पैदा नहीं होने देते, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लड़के को प्रेफरेंस दिया जाता है। तीसरा परिणाम है लड़कियों के समानता के अधिकार का हनन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन होता है, आर्टिकल 15 का हनन होता है जो नारी समानता की बात करता है। महिला रोजगार में कमी आती है, महिला के सशक्तिकरण में, महिला के आर्थिक सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ी बाधा है, महिला की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। तो समझने की बात ये, फिर इसके रोकने के प्रावधान क्या है। तो कानूनी रूप से इसके दो तरीके हैं रोकने के, या तो आप सामाजिक सुधार से रोक सकते हैं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से रोक सकते हैं, या कानूनी सुधार के माध्यम से रोक सकते हैं। कानूनी सुधार के माध्यम से यदि रोका जाएगा तो ये ड्यूरेबल नहीं होगा, उसमें भय क्रिएट होगा, और भय से जो है थोड़े समय के लिए सुधार होते हैं। बाकी अनौपचारिक माध्यमों से वो कृत्य जो कर्म है जो गलत है वो होते रहते हैं। जैसा कि हम अपने जो है डॉरी प्रोवेंशन एक्ट 1961 से देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता। पैसा चाहे इधर से पक्ष से दिया जाए या उधर पक्ष से दिया जाए तो भी उसको दहेज ही मानता है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय समाज में दहेज की प्रथा जो है चलन में है। उसका कारण है क्योंकि कानूनी रूप से, स्थायी रूप से समाधान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको रिफॉर्म करते हुए फिर सेक्शन 498 आईपीसी का जोड़ा गया, और उसके बाद में फिर एक आईपीसी का एक्ट 304 जोड़ा गया है। और इसके